नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हैं। आज अपना विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो अस्तित्व में आई, किस किस प्रकार से उनके बारे में विचार किया गया, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या परिकल्पनाएं आई हमारे सामने, हाइपोथेसिस, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उनमें से भी विशेष करके लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं। इसके बारे में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। नंबर एक, अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसको एक तारक संकल्पना, वन स्टार कॉन्सेप्ट कह सकते हो, या इनको एन एस्ट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। एस्ट्रिक्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, या इसको माता पिता की परिकल्पना, पेरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इस विचारधारा को। इस विचारधारा में जो प्रथम प्रयास किया था वो कास्ते द बफन ने किया था। उसके बाद में इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लॉकियर ने इस विचारधारा पर अपने अपनी परिकल्पनाएं दी। दूसरी विचारधारा है द्वैतवादी परिकल्पना, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। इसको दो तारक संकल्पना, टू स्टार कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसके विचारक हैं चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जेन्स व जेफरीज एच.एन. रसेल। इन्होंने अपने अपने विचार दिए। तो एक तारक जो परिकल्पना है, अद्वैतवादी जो परिकल्पना है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो परिकल्पना है, उसमें ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, एक तारे से हुई, एक वन स्टार से हुई। एक ही सूर्य था, एक तारा था, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। द्वैतारक परिकल्पना में ये मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो दो तारों से हुई, टू स्टार ऑफ कॉन्सेप्ट। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार जब हम करते हैं तो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना का मुख्य रूप से वर्णन आता है एक तारक परिकल्पना में। अब एक तारक परिकल्पना में जब फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, विश्व प्रणाली के विकल्प पुस्तक में इस नीहारिका परिकल्पना का वर्णन किया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना दी उस पुस्तक में। नीहारिका का अर्थ होता है नेबुला। जो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले कांट महोदय ने, इमैनुअल कांट पूरा नाम ये है, इमैनुअल कांट, उन महोदय ने वायव्य राशि की परिकल्पना दी थी। गैसियस कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस परिकल्पना अपनी थी उनकी। उसमें कुछ तीन प्रकार के दोष थे। नंबर एक, उसमें उन्होंने ये कहा कि कणों के टकराव से ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसके अंदर एनर्जी आई, हीट आई, गर्म हुआ वो। उन्होंने ये कहा, किसने? कांट महोदय ने, कि कणों के टकराव से ऊष्मा, पर्याप्त ऊष्मा, उसके अंदर हीट उत्पन्न हुई। उसके बाद में उनका दूसरा दोष ये था, तो लाप्लास महोदय ये मानते हैं कि कणों के टकराव से ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती और नहीं होती होगी। दूसरा दोष ये था कि कणों के टकराव से ही उसके अंदर गति उत्पन्न हुई, उसके अंदर गति उत्पन्न हुई कणों के टकराव से, ऐसा मानते हैं। लेकिन लाप्लास महोदय ये भी नहीं स्वीकार करते, ये इनका एक दोष था दूसरा, कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा दोष कांट महोदय का ये था कि आकार और आयतन में वृद्धि से गति में वृद्धि हुई। तो यहाँ लाप्लास महोदय ये भी कहते हैं कि
आयतन और आकार में जब वृद्धि होती है तो किसी की भी गति में वृद्धि नहीं हो सकती, गति में वृद्धि नहीं होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से इनके कुछ 3 दोष थे। अब इन 3 दोषों को लाप्लास महोदय दूर करते हैं एक एक करके। लाप्लास महोदय ने ये माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त, ब्रह्मांड यूनिवर्स में एक पहले से ही विशाल तप्त, हीट वाली, एनर्जी वाली, ऊर्जावान निहारिका थी। निहारिका का अर्थ नेबुला, ठीक है। तो पहले से ही पहली गलती उन्होंने ये सुधारी कि पहले से ही एक नेबुला था, निहारिका थी, ठीक है ना। इन्होंने, किसने? लाप्लास महोदय ने ये माना। तो इन्होंने पहली गलती सुधार दी कांट महोदय की। दूसरी गलती ये थी कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न हुई। तो लाप्लास महोदय ने अपनी परिकल्पना में ये कहा कि जो नेबुला था, जो निहारिका थी, वो पहले से ही गतिमान थी। तो यहाँ दूसरा दोष भी दूर हो गया। तीसरे दोष के लिए ये लाप्लास महोदय ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये गति कर रही थी, वैसे वैसे इसके किनारों में कुछ शीतलता आनी शुरू हुई और ये ठंडी होने के कारण सिकुड़ती गई, और सिकुड़ने से इसके आयतन और आकार में कमी आने लगी, जिस कारण से गति में वृद्धि हुई। आकार और आयतन में कमी आने से किसी भी के गति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो लाप्लास ने ये तीनों दोष दूर कर दिए कांट महोदय के। इमैनुअल कांट महोदय ने जो वायव्य गैसियस जो परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, उसके ये तीनों दोष दूर कर दिए। तो अब लाप्लास महोदय ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक पहले से तप्त निहारिका नेबुला थी, वो पहले से ही गतिमान थी, स्पीड में थी, गतिमान थी, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि उसके लगातार गति करने से उसके किनारों में शीतलता आनी शुरू हुई और वो सिकुड़ने लगी, जिससे उसकी गति में वृद्धि हुई, क्योंकि आकार और आयतन में कमी होने लगी और भार में कमी होने लगी, ह्रास होने लगा, जिस कारण से उसकी गति में वृद्धि हुई। अब लाप्लास महोदय ये कहते हैं कि जब ये निहारिका की गति में वृद्धि हुई, इस नेबुला की गति में वृद्धि हुई और ये सिकुड़ने लगी किनारों से ठंडी होकर के, तो इसका कुछ भाग, कुछ पदार्थ इसका भारहीन होने लगा और इसमें केंद्र प्रसारित बल लगा। मध्य भाग में केंद्र प्रसारित बल लगा। मध्य भाग भारहीन होने के कारण बाहर की ओर उभरने लगा। केंद्र प्रसारित बल कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र प्रसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके कुछ पदार्थ बीच में से उभार लेकर के बाहर निकलने लगे, और वो इतना ज़्यादा उभार लिया बाहर की ओर और बाहर निकला कुछ पदार्थ बीच में से सिकुड़ने के कारण कि वो इस मुख्य निहारिका से एक छल्ले के रूप में अलग हो गया। एक छल्ले के रूप में अलग हो गया। अलग हुआ किस कारण से? केंद्र प्रसारित बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब उन्होंने ये कहा कि जो छल्ला बाहर निकला, उस छल्ले से ही 9 छल्ले अलग हुए, 9 ग्रह बने, कि जो पदार्थ 9 छल्ले अलग हुए वो ठंडे हो गए कालांतर में, बहुत समय बाद में ठंडे होने के कारण, शीतल होने के कारण वो ग्रह बने, और जो भाग गर्म रह गए थे वो तारे या सूर्य कह सकते हो, सन या स्टार, ठीक है ना। तो जो गर्म है, जिनमें स्वयं का प्रकाश है, वो क्या है? तारे हैं। और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, अब जैसे सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं ग्रह जितने भी, तो वो क्या है? ग्रह हैं, प्लेनेट हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 छल्ले बने। क्योंकि लाप्लास की जो परिकल्पना आई वो 1796 में आई, 1796 में आई, है ना, 1796 में आई। तो उस समय 9 ग्रह माने जाते थे ब्रह्मांड में, लेकिन अब वर्तमान में प्लूटो को ग्रह नहीं माना है 2006 के बाद में। तो इस प्रकार से उस समय के 9 ग्रहों का ही वर्णन मिलेगा आपको, ठीक है, इस थ्योरी के अंदर। तो लाप्लास ने ये अपनी परिकल्पना दी कि एक ही छल्ले से आगे 9 छल्ले बने। फ्रांस के विद्वान हुए रोस महोदय ने इस परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन किया। उन्होंने ये कहा, उसके बाद में इसकी जो लाप्लास की परिकल्पना थी उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया उनका संशोधन होने के बाद में। रोस ने ये कहा कि जो मुख्य निहारिका थी, नेबुला जो थी, ये वाली जो मुख्य निहारिका थी, इस मुख्य निहारिका से ही 9 छल्ले अलग हुए। लगातार ये गति कर रही थी, इसके सिकुड़न आ रही थी और इसके भार और आयतन में कमी आ रही थी। तो उस उपरांत इसके लगातार ऐसा होने के कारण इसके अंदर से 9 छल्ले अलग हुए, और वो ही
वर्तमान में जो कालांतर में आगे चल करके ठंडे हुए और ग्रह बने, तो इससे इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ा। तो लाप्लास ने क्या कहा कि एक नीहारिका थी, वो गतिमान थी और उसकी लगातार गति के कारण उसके किनारों में सिकुड़न आने शुरू हुई, ठंडक आनी शुरू हुई, शीतल होने लगी और शीतलता के कारण उसके भार में कमी आने लगी और केंद्र प्रसारित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, जिस कारण से उसमें से छल्ले अलग हुआ एक, और उस एक छल्ले से 9 छल्ले बने। रोस मध्य ने संशोधन किया कि इसी में से 9 छल्ले निकले और वही कालांतर में आगे 9 ग्रह बने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस परिकल्पना का बहुत महत्व बना, लेकिन 150 वर्षों तक इस परिकल्पना का महत्व अपने आप में एक बहुत माना जाना वाला था, क्योंकि बहुत फली फूली ये परिकल्पना, इसको बहुत मान सम्मान मिला। लेकिन उसके बाद में कुछ नई परिकल्पनाएं आई, कुछ नए विचारक आए, कुछ खगोल शास्त्रियों ने नए शोध कार्य किए, कुछ नए बातों का पता लगाया, तो जिससे इसका महत्व कम हुआ और इस परिकल्पना का कुछ मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन में ये हुआ कि जो नीहारिका से, जो नेबुला से जो ग्रह बने, उन ग्रहों का जो कोणीय आवेग हैं वो, और जो सूर्य भी इसमें से जो गर्म भाग रहा उससे सूर्य बने, तो उनका सबका एक जैसा कोणीय आवेग होना चाहिए। जो घूमती हुई अवस्था के अंदर जो झुकाव बनता है, कोण बनता है, वो कोणीय आवेग में शामिल किया जाता है। जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है अपने अक्ष पर, और कोण जो बनाती हैं वो 66.5 डिग्री का बनाती हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग प्लेनेट का अपना अपना झुकाव है। ठीक है ना। तो लेकिन वो ग्रहों में 98% कोणीय आवेग है और सूर्य जो तारे हैं उनके अंदर मात्र 2% झुकाव रहता है, कोणीय आवेग रहता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में कोणीय आवेग से संबंधित लाप्लास अपनी परिकल्पना में कोई भी विचार नहीं दे सका। उसने इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया कि ऐसा क्यों है, और ना ही इसके ऊपर कोई उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। दूसरी बात भूगोलवेताओं ने, खगोल शास्त्रियों ने ये रखी कि ये जो मुख्य नीहारिका थी, इससे 9 ही छल्ले क्यों निकले, इससे अधिक क्यों नहीं निकले और इससे कम क्यों नहीं निकले। तो इनके बारे में भी लाप्लास कोई स्पष्ट मत नहीं दे सका। उसके बाद में कुछ खगोल शास्त्री ये भी मानते हैं कि जो नीहारिका थी, जो नेबुला थी, वो कालांतर में भी तो थी, खत्म तो नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, तो उसमें से फिर क्रम जारी क्यों नहीं रहा? 9 छल्ले बनने के बाद में रुक क्यों गया? उसका क्रम आगे भी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कालांतर में कहीं भी नहीं देखा गया आगे। तो इस प्रकार से भी इसके बारे में विचार लाप्लास नहीं दे सका। एक चीज़ ये भी है कि जब ये नीहारिका बनी, ये नीहारिका थी जो नेबुला, ये प्रारंभिक अवस्था में द्रव अवस्था में थी, पिघली हुई लिक्विड अवस्था के अंदर, तरल पदार्थ के रूप में कह सकते हैं, द्रव अवस्था में कह सकते हैं। तो कोई भी द्रव अवस्था में होने पर परिभ्रमण या परिक्रमण नहीं कर सकता, परिक्रमण या परिभ्रमण नहीं कर सकता प्रारंभिक अवस्था में द्रव होने पर। ठीक है ना, द्रवित होने पर। तो ये नीहारिका कैसे परिभ्रमण करने लगी, इससे संबंधित, क्योंकि ये पहले से गतिमान थी, तो ये किस कारण से गतिमान थी, क्या ऐसी वजह थी कि जिस कारण से ये गतिमान थी, इसके बारे में लाप्लास ने कोई विचार नहीं दिया। एक इसके ऊपर मूल्यांकन में ये बात भी आई सामने कि जो ग्रह हैं, पैतृक ग्रह जिनको बोलते हैं हम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उनके उपग्रह उन्हीं का अनुसरण करेंगे। लेकिन शनि का एक उपग्रह और बृहस्पति का एक उपग्रह उनका अनुसरण नहीं कर रहा है, वो पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर परिक्रमण पर घूर्णन कर रहा है। जैसे बाकी सभी ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम है, वैसे ही शनि का एक उपग्रह और बृहस्पति का एक उपग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर अपना घूर्णन कर रहे हैं। तो पैतृक ग्रह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वो अपना फादर प्लेनेट का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो ये भी, इसके बारे में भी लाप्लास ने कोई साफ स्पष्ट मत नहीं दिया। उसके बाद में एक मूल्यांकन में ये बात भी सामने आई कि वो नीहारिका गई कहाँ आखिर, वो फिर आगे कालांतर में, आगे जो प्रेजेंट में चल करके वो नीहारिका जो थी वो चली कहाँ गई, वो क्यों नहीं है, और अगर है तो फिर उसमें से ग्रह क्यों नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह के कई ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में लाप्लास नहीं बता सका। लेकिन लाप्लास महोदय ने, जो फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास थे, उन्होंने जो नेबुला हाइपोथेसिस जो दी, नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास ने जो अपनी परिकल्पना दी, नीहारिका परिकल्पना, उसका अपना आज भी एक महत्व है।
पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में समझाने के लिए लाप्लास ने एक अथक प्रयास किया। एक प्रथम दृष्टया उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अनसुलझे केसेस सुलझे, और इतना समय होने के बाद में, मूल्यांकन होने के बाद में, नवीन विचारधाराएं आने के बाद में भी लाप्लास की परिकल्पना का आज भी उतना ही महत्व है जितना उस समय में था। तो लाप्लास महोदय की परिकल्पना का मूल्यांकन हुआ, उसमें कुछ कमियां रहीं, लेकिन उन्होंने प्रथम रूप से एक अद्वैतवादी एक तारक परिकल्पना के रूप में अपने सामने पेश की, और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी सुलझाने के अनसुलझे केस को सुलझाने का प्रयास किया उन्होंने अपने मत से। और आज भी उनका ये परिकल्पना बहुत सी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अनसुलझे केस हैं उनको सुलझाने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती हैं। तो अब अपने अगले अध्याय में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, द्वैत तारक परिकल्पना के बारे में, टू स्टार ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में अपने बात करेंगे, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो तारों से किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को माना गया है, उसमें जेम्स जीन्स और जेफ्रीज के विचारों का हम वर्णन करेंगे नेक्स्ट कक्षा के अंदर। थैंक यू।